हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। जब प्रकाश की एक किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है? गति घट जाती है, आवृत्ति समान रहती है और तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव आँख का रेटिना ए रोड कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाओं और सी गैलियन कोशिकाओं से बना होता है। इनमें से कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए है? तो रंगीन दृश्य देखने के लिए बी कोशिका है। पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न, सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो दिखाई क्यों पड़ते हैं? प्रकाश के बिखराव के कारण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाशीय तनु की कार्य प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह किस पर आधारित है दोस्तों? यह कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका है दोस्तों? गामा किरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो उसे नवीन कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो उसका परिक्षेपण श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश का परावर्तन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दोनों ही -20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 41 सेंटीमीटर है तो दर्पण की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी दर्पण की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? इसकी त्रिज्या -20 सेंटीमीटर की होगी। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का अपवर्तांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो यह अपवर्तांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉर्निया कहते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो पृथ्वी से दिखाई सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें
दिखाई देता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो यह अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलेगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? तो गोलीय लेंस की अवधारणा प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद वर्षा की प्रत्येक बूंद किसकी तरह काम करती है? तो यह कांच का प्रिज्म पर काम करती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस तथ्य की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? तो इसकी खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को हमें 2f1 पर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का डैश होती है। तो यह बीजगणितीय योग के होती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मार्ग में मौजूद कणों द्वारा प्रकाश के परिक्रमण को क्या कहा जाता है? तो उसे टिंडल का प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह गर्तिका कहलाता है। अगला प्रश्न, डायस आँख की ब्रातम तनुमय कोटिंग है। इसकी तनुमय कोटिंग क्या है दोस्तों? श्वेत पटल है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों बताइएगा? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका आपतन कोण 30 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न, पहले माध्यम n21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तांक किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? तो यह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात v/v2 के होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस की किस प्रकार की होने की संभावना है? तो यह दोनों अवतल होने की संभावना है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? तो इसकी निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को ध्रुव P और फोकस R के बीच रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में किन कणों द्वारा प्रतिक्षेपित होता है ताकि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे? तो यह किस कारण से प्रतिक्षेपित होता है? वर्षा की बूंदे से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि गोलीय दर्पण की फोकल दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें।
इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर की होगी। अगला प्रश्न, कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की चाल बैंगनी होती है, बैंगनी की न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, पनडुब्बी से पानी की सतह पर मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इस प्रयुक्त उपकरण को पेरिस्कोप कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? तो सर्वाधिक विचलित बैंगनी का होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को प्रकाश का परिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो यह लंब से दूर झुकेगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धिक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि वस्तु अनंत और अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? तो बिजली में परिवर्तित सौर सेल करता है। अगला प्रश्न, यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान ज्ञात करें। तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। अगला प्रश्न, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न, जब कोई प्रकाश किरण एक संघन माध्यम से एक विरल माध्यम में माना कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण किसकी ओर झुकती है? तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर झुकती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.5 मीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण का आवर्धिक ज्ञात कीजिए। तो दर्पण का आवर्धन कितना होगा दोस्तों? 0.5 होगा। अगला प्रश्न, डायस से माप को संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए किया जाता है। तो गोलाकार लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? तो ये कौन है दोस्तों? शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा परिकरण के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के प्रकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न, डायस एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। तो कौन है? पुतली है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो यह पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक आदमी एक बड़े समतल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अपने प्रतिबिंब से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर चलना होगा? तो उसे 7.5 मीटर की दूरी चलना होगा। अगला प्रश्न, माध्यम
nm का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यह हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो इसकी क्षमता 0.4 डायोप्टर की होगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश अपघटन डैश द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है। तो क्या है? प्रकाश द्वारा होने वाली एक अपघटन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद डैश निर्गत होगी। तो यह क्या होगी? बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? फोटोमेट्री कहलाता है। अगला प्रश्न, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। तो ये टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर खड़ा हुआ प्रतीक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें न्यू कार्टेशियन साइन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वह सबसे कम दूरी जिससे आँख बिना किसी परेशानी के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? यह आँख का निकट बिंदु कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीक होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो इसका समान वितरण हस्तक्षेप है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरियों के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो यह क्या है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति। अगला प्रश्न, बर्फ का अपवर्तनांक सूचांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक सूचांक 1.31 है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं। तो इसका क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डैश मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आयरिस करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या दृढ़ता का उदाहरण है? तो दृढ़ता का उदाहरण क्या है? टूरमेलिन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी। तो आपतित किरण के तल में दोस्तों 30 डिग्री से कम स्थित होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
एक प्रकाश किरण एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से गुजरती है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ इजक्वल टू डैश होगी, तो PQ इजक्वल टू -4 सेंटीमीटर की होगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस वक्रता केंद्र फोकस से डैश की दूरी पर स्थित होगा, तो यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। अगला प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, तो वस्तु दर्पण से -40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से प्रेरित करने वाली सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण वायु में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में डैश होगी, तो यह कितनी होगी दोस्तों, यह 30 से अधिक स्थित होगी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, वे किस बिंदु पर अभिसरित होगी, तो यह F पर अभिसरित होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है, तो इंद्रधनुष के निर्माण में कौन शामिल है दोस्तों, यह है परिकरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा, तो यह क्या होगा दोस्तों, यह F और C के बीच किसी बिंदु पर यह छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और इसके प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो इसका निर्मित प्रतिबिंब आभासी और छोटा होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ से भाग से बनाया गया है, तो इसका मुख्य फोकस के ध्रुव से डैश की दूरी पर होगा, तो यह कितने दूरी पर होगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो इसमें निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अगला प्रश्न, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, निम्न कथनों पर विचार करें, तो इससे निम्न कथन क्या है दोस्तों, पृष्ठ AB पर अपवर्तन के बाद आपतन कोण से अधिक होगा, और दूसरा कथन है पृष्ठ AC अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, तो उपयुक्त में से कौन कथन सही है, तो यह कथन न तो एक सही है और न ही दो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और यह डैश होगा, तो इसका क्या होगा दोस्तों, यह 12 सेंटीमीटर की दूरी पर और प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धिक डैश होगा, तो उत्पन्न आवर्धिक क्या होगा दोस्तों, 1/3 का होगा। अगला प्रश्न, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसकी फोकस दूरी +0.33 मीटर की होगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।